देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधी, गुंडों, माफियाओं, बदमाशों, यहां तक के कट्टरपंथियों और पत्थरबाजों के खिलाफ सीएम योगी नो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, या बेहतर तरीके से जानते हैं। यानी ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का तुरंत प्रभाव से इलाज किया जाता है, और इसके लिए सीएम योगी तमाम तरह के मॉडल का इस्तेमाल करते आए हैं। देखिए, पहला मॉडल आपको बताता हूं। पहला मॉडल क्या है? पहला मॉडल है हथौड़ा, यानी कि बुलडोजर, जो ताबड़तोड़ अंदाज में न सिर्फ दहाड़ता है बल्कि कट्टरपंथी बदमाशों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज भी कर देता है, ये बुलडोजर। दूसरा मॉडल देखिए, दूसरा मॉडल है ये, यानी कि बुलेट एनकाउंटर। अपराधी कोई भी हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका इलाज योगी फोर्स पीतल ठोक कर करती है। जी, अब बताता हूं तीसरा मॉडल क्या है। देखिए, तीसरा मॉडल है ये फ्लैग मार्च, यानी जिस भी इलाके में तनाव बढ़ता है, जहां दंगा भड़कने की आशंका होती है, वहां योगी फोर्स पूरे जत्थे के साथ गश्त लगाती है ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब सीएम योगी ने साल 2026 में नए मॉडल को लॉन्च किया है, और वो है जुलूस मॉडल। जी हां, यानी अपराधी गुंडों को बीच सड़क पर कान पकड़कर घुमाना, उनसे माफी मंगवाना। और सीएम योगी के नए नवेले मॉडल का पहला टीजर कानपुर से रिलीज हुआ है। देखिए, आज आप देख रहे होंगे कि आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। कान पकड़कर माफी मांगते हुए लंगड़ा कर चलने वाला ये वही शातिर लुटेरा है जो 2026 में सीएम योगी के जुलूस मॉडल का पहला शिकार बना है। आज कैमरे पर ये लुटेरा भाईजान माफी मांग रहा है। कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को छोड़ने की बात कर रहा है। इसका नाम है शयान मिर्जा। ये योगी का यूपी है। यहाँ अपराधियों का या तो परमानेंट नर्क का टिकट कट जाता है या फिर वो एक पैर वाले हो जाते हैं। और अब 2026 में उससे एक कदम आगे बढ़कर बदमाशों की इस अंदाज में नुमाइश भी की जाएगी। कान पकड़ो, बाहर के छुड़ा देंगे। कान पकड़ के चल। शयान को अपने किए पर हाथ क्यों जोड़ना पड़ा, माफी क्यों मांगनी पड़ रही है? मिर्जा ने एक महिला सिपाही के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के पी रोड पर लेडी सिंघम का पर्स चुराकर फरार हो गया। लूट की वारदात में शयान अकेले नहीं था, उसका साथी मारूफ भी शामिल था। 28 तारीख की घटना हुई थी महिला थाने पे। महिला वो जब जा रही थी तो उनके जो है बैग और उनका मोबाइल छीन लिया था। इसमें एक एक इसको पकड़ के जेल भेजा गया। हमारी सर्विलांस की टीम लगी हुई थी, हमने इसको बाहर तक पेश किया। बीच में ये जिला छोड़ गया था, लेकिन हमारी टीम लगी रही और फाइनली इसको अरेस्ट किया है। 28 दिसंबर की सुबह शयान मिर्जा और मारूफ ने लेडी सिंघम के पर्स को लूटा और इसके बाद मौके से फरार हो गए। बस फिर क्या, पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस लूट में शामिल एक भाईजान को धर दबोचा और इसके बाद लूट के मास्टरमाइंड शयान मिर्जा पर शिकंजा कसा गया। और फिर पुलिस इस लुटेरे को उसे इलाके में लेकर आई जहाँ इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और इसके बाद शुरू हुआ योगी का जुलूस मॉडल। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से पैसे और सामान बरामद किए जो उन्होंने महिला पुलिसकर्मी से छीने थे। बता दें कि जैसे ही शयान मिर्जा के सहयोगी फारूक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, उसके कुछ दिन बाद शयान मिर्जा ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया, वरना अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाते। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में तो बुलडोजर मॉडल, पोस्टर मॉडल सुपर डुपर हिट है ही, लेकिन अब लगता है कि योगी के इस मॉडल को दिल्ली में भी अपनाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब दिल्ली के दंगाइयों के भी पोस्टर अब सड़कों पर चस्पा दिखाई दें। देखिए, तभी ये पत्थरबाज भाईजान जो हैं वो सरेंडर करेंगे। ये जो चेहरा आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तमाम चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये सब वो दंगाई हैं जो 7 जनवरी की देर रात पुलिस पर अल्लाहू अकबर बोलकर पत्थर बरसा रहे थे। जी हां,
इनके चेहरों की पहचान हो चुकी है और इन चेहरों में एक वो भी है जो मामले का असली विलेन बताया जा रहा है। कौन है वो शख्स जो इस वक्त पुलिस के रडार पर सबसे ऊपर है और जिसे तुर्कमान गेट हिंसा का बड़ा आरोपी माना जा रहा है? देखिए भाई, मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को सब बंद करके आइए इधर। वीडियो के जरिए मस्जिद को 1 घंटे में तोड़ देने का दावा करने वाला और भड़काऊ बातें करने वाला ये वो चेहरा है जो दिल्ली के पत्थरबाजों का आका माना जा रहा है। नाम हाजी सलमान खान। खुद को यह बड़ा इन्फ्लुएंसर बताता है और इसके इंस्टाग्राम पर 23 लाख और फेसबुक पर करीब 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। आरोप लग रहे हैं कि अपने इसी दबदबे का फायदा उठाते हुए हाजी सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इलाके के लोगों को इकट्ठा किया जिससे कि हिंसा भड़के और प्रशासन और पुलिस के काम में बाधा डाली जा सके। जिस रात बुलडोजर चला, हाजी सलमान उस रात तुर्कमान गेट इलाके में गया था, जिसका वीडियो भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा था, अल्लाह हमारी मस्जिद की हिफाजत फरमाए। इसके बाद एक और वीडियो बनाया जिसमें उसी रात लोगों को इकट्ठा कर सब्र रखने को कह रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो मस्जिद गिराए जाने की अफवाह भी फैलाने लगा। अब पुलिस सलमान को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है, जिसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सलमान के अलावा पुलिस के रडार पर एक महिला एमन रिजवी भी है, जिसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। इस महिला ने भी मस्जिद को लेकर वीडियो बनाई थी। सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके जो किया था, उसमें 10 लोगों का हमने लिस्ट निकाला है, उसमें एक सलमान का भी नाम आया हुआ है। सोशल मीडिया का जो टीम एनालिसिस टीम है वो उसको एनालिसिस कर रहे हैं। दरअसल ये सोशल मीडिया ही था जिसकी वजह से मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई और फिर हिंसा भड़काई गई। अरे आप तो नीचे पूछ के आए हैं। नहीं, किसे पूछा आपने? जो लोग नीचे थे। जो लोग थे उनका घर थोड़ी हमारा घर है। उबैद कहाँ पे है? आप नीचे जाइए। उबैद क्या करता है? आप नीचे जाइए। तुर्कमान गेट की दंगाई किस तरह पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा कर रहे थे, इसके लिए ये तस्वीरें देखिए। 7 जनवरी की रात के सीसीटीवी वीडियो में पत्थर बरसाते लगभग सभी दंगाई गले में नकाब पहने हुए थे। पत्थर बरसाने के बाद जैसे ही सीसीटीवी के सामने आते, चेहरा नकाब से ढक लेते। इसके अलावा पत्थर फेंकते लोगों को और पत्थरबाजी के लिए उकसाया जा रहा था। बाकायदा पत्थर फेंकने की वीडियोग्राफी की जा रही थी और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था। इसमें दिख रहा है कि न सिर्फ इन दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, बल्कि लाठी डंडे भी दूर से पुलिस पर फेंके जा रहे थे। अब पुलिस इन सभी चेहरों को इकट्ठा कर इनकी तलाश में जुट गई है और जल्द ही इन सभी का हाल इनके बाकी साथियों की तरह होगा, जो कि अब पुलिस के हाथ चढ़ चुके हैं। क्योंकि दिल्ली हो या यूपी, कानून हाथ में लिया और पत्थर मॉडल अपनाया तो इलाज तो पक्का है ही। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर देखकर पत्थरबाजों ने कार्रवाई को रोकने में जी जान लगा दी, लेकिन पीले पंजे को चलने से वो रोक नहीं पाए। जी हाँ, अब तुर्कमान वाला ये बुलडोजर जामा मस्जिद से गुजरते हुए डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बवाली मस्जिद के अतिक्रमण को गिरा सकता है। हाईकोर्ट ने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, अब बस रिपोर्ट का इंतजार है। आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, ये सबसे अच्छा उपचार है। जामा मस्जिद के आसपास जो है काफी संख्या में जो है वो अवैध अतिक्रमण हुआ है। ये एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब ये इसका विस्तार जो है 100 मीटर से ज्यादा हो गया। कैसे हो गया, कब हो गया, रातों रात हो गया। जामा मस्जिद के पास चलेगा बुलडोजर। बाबली मस्जिद में भाईजान का अतिक्रमण। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर चला तो कट्टरपंथियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन अब ये पत्थरबाज क्या करेंगे? हिंसा के अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इन कट्टरपंथियों पर ऐसा चाबुक चलाया कि इनकी रातों की नींद उड़ गई। तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर चल चुका है और अब यह बुलडोजर जामा मस्जिद से होते हुए डिफेंस कॉलोनी में मौजूद बाबली मस्जिद के अवैध कब्जे को ढहा सकता है। यानी तुर्कमान वाला बुलडोजर अब पूरी दिल्ली में घूमने वाला है। हाईकोर्ट का साफ आदेश है, जहां भी कोई अवैध कब्जा मिले तो उसके खिलाफ बिना देरी के कानूनी कार्रवाई की जाए।
इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि तुर्कमान गेट के बाद क्या बुलडोजर जामा मस्जिद जाने की तैयारी कर रहा है और फिर ये बुलडोजर यहाँ से करीब 11 किलोमीटर दूर दिल्ली के पौष इलाके डिफेंस कॉलोनी की बावली मस्जिद पर जाकर रुकेगा। अगर ऐसा हुआ तो जामा मस्जिद के करीब हुए अवैध कब्जे और बावली मस्जिद का अवैध हिस्सा सब समतल होता दिखेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की गई है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर कई दुकानें भी अवैध रूप से चल रही हैं, जिससे वहां जाम लग जाता है और आम लोगों को परेशानी होती है। इसी याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया है और 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सर्वे करने को कहा है। जामा मस्जिद के पास ही बिल्कुल गेट नंबर 7 पे जो इमाम है जामा मस्जिद के, वो यहाँ रहते हैं। यहाँ देखते हैं कि उनकी सुरक्षा में यहाँ पर 24 घंटे जवान तैनात रहते हैं और ये विजिटर्स की एक पार्किंग है जो कि काफ़ी बड़े हिस्से में बनाई हुई है। क्या ये जो पार्किंग है ये अलॉट की गई थी, ये कागज़ों में पार्किंग दर्ज है या फिर इसको भी अवैध तरीके से बनाया गया है जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनकी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए? तो हाई कोर्ट ने 2 महीने का वक्त जो है वो एमसीडी को दिया है। अगर सर्वे में अवैध कब्जा पाया गया तो जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद ये पार्किंग एरिया पर बुलडोजर चलेगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया आप ये देख सकते हैं कि जो कि लैंड रिकॉर्ड में पार्किंग का एरिया नहीं है। तो अब ये सर्वे होगा, सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि जामा मस्जिद के आसपास के एरिया में जितनी भी चीज़ें बनी है उसकी ऑनरशिप किसके पास है और क्या वो कानूनी तरीके से ली गई है या फिर उस पर अवैध कब्जा किया गया है। और सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अगर ये पाया जाता है कि जामा मस्जिद के आसपास जो है वो अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाने के लिए एमसीडी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सालों से इसी तरीके की तस्वीर जामा मस्जिद के आसपास रही है। इसी तरह तुर्कमान वाला बुलडोजर डिफेंस कॉलोनी की इस बावली मस्जिद पर भी चल सकता है। आरोप है कि इस मस्जिद ने भी बीते कुछ सालों में काफी बड़ी जमीन को अवैध रूप से घेर लिया है। ये जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये सामने लेफ्ट में ये बनता गया, ये अतिक्रमण हो गया। इधर ये देखिए राइट साइड में भी जो हो गया, ये लेफ्ट का हिस्सा है। यहाँ पर मदरसा ये किया गया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेसमेंट भी है और ये साइड में भी इसी की शिकायत हुई है। हाई कोर्ट ने इसको एसआईटी बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि इस पूरे इलाके का ये जो स्कूल तक का इलाका है, यहाँ पर ये हम खड़े देखिए, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं इधर। और ये रेलवे स्टेशन का है। धीरेन्द्र एक बार यहाँ आके दिखाएं। ये जो है ये रेलवे लाइन है, देखिए ये रेलवे लाइन तक ये इसका एक्सटेंशन होता गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मस्जिद से जुड़े जो खुलासे जी न्यूज की टीम के कैमरे पर किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कब्जाधारियों की अतिक्रमण नीति को बयां कर रहे हैं। छोटी सी गुम्बद बता देते हैं, अब गुम्बद के अनुसार गुम्बद सारे में कवर ही हो ही गई है। ये यहाँ तक 100 मीटर से ज्यादा हो गई है। 100 मीटर से कम 2 किलो में फैल चुकी है। ज्यादा है पटरी तक फैल गई है। पूरी पटरी बैकलाइन भी है, पूरा सारा बहुत बड़ा है। हाँ, बेसमेंट बना हुआ है इसमें। कहाँ, किसमें? इसमें। अच्छा, इसमें पूरा वहाँ से वहाँ तक। अच्छा, बाउंड्री वाल भी छोटा हुआ करता था, हाफ था। हाँ। ये बढ़ के एक बार गिरी। हाँ। उसमें कुछ गाड़ियां भी दबी थी। हाँ। उसके बाद फिर इन्होंने उठा के काफी ऊंचा कर लिया। किस ईयर की बात है कि ये बढ़ना शुरू हो गया था? ये करीब 15 साल से बढ़ रहे हैं। आसपास के लोगों ने मस्जिद के अवैध तरीके से फैलने के खुलासे किए तो जी न्यूज की टीम ने अंदर जाकर तहकीकात की और जो दिखा वो चौंकाने वाला था। हम खड़े हैं डिफेंस कॉलोनी की बावली मस्जिद के पास, जो कि एक बहुत छोटी मस्जिद हुआ करती थी कुछ सालों तक, और अभी ये काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी विशाल हो गई है। इसका जो दायरा है वो लगभग 100 मीटर से ज़्यादा हो गया है। एक्सटेंशन दिखाएं तो वो देखिए वो पेड़ है और स्कूल, जो दोनों स्कूल हैं उन्होंने यही ऑब्जेक्शन लगाया कि ये स्कूल की ज़मीन है और बच्चों का प्लेग्राउंड था जो कि यहाँ तक एक्वायर कर लिया गया। जामा मस्जिद के पास और बावली मस्जिद में अतिक्रमण किया गया है या नहीं, इसका पता नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। तो तुर्कमान वाले बुलडोजर को दिल्ली का चक्कर लगाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। तो दिल्ली में और भी मस्जिदों के आसपास अवैध कब्जे की बारी आने वाली है। तो उधर काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास तो एक मस्जिद ही गिराई जाने वाली है। एक मस्जिद अवैध नहीं है, लेकिन विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहा है, विकास के रास्ते में आ रही है। मस्जिद के आसपास के घरों का नंबर तो आ चुका है। अगले 1-2 दिन में मस्जिद तक योगी सरकार का हथौड़ा पहुंच सकता है।
जो बिल्डिंग है वो तोड़ी जा रही है और तोड़ के जो है वो मेन सड़क है उसी पर गिर रही है, जो मलबा है उसका गिर रहा है। दालमंडी में कुल टोटल 6 मस्जिद हैं और 6 मस्जिद में से मैं पहले मस्जिद को दिखा रहा हूं जिसको अब तोड़े जाना है और इस तरीके से जो ध्वस्तीकरण का कार्रवाई है वो मस्जिद पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब चलाई जाएगी। इस मस्जिद के पास महज 120 घंटे बचे हैं। लगता है ये मस्जिद अगले हफ्ते जुम्मा नहीं देख पाएगी। क्योंकि मजदूर लगे हैं, हथौड़े चल रहे हैं, मस्जिद के बराबर वाला मकान तोड़ा जा रहा है। अब अगला नंबर इसी मस्जिद का होगा जब यहां हथौड़ा नहीं योगी का बुलडोजर आएगा और सालों से खड़ी इस मस्जिद को ढहा देगा। अभी जो है 4 मंजिला इमारत को गिराने में लगातार जो है मजदूर हथौड़े और हैमर का प्रयोग करके जो है वो गिरा रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मस्जिद की बारी आएगी और इस मस्जिद को भी पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अब से कहा जा सकता है कि कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये जो इमारत आप देख रहे हैं इस इमारत में जो है लगभग 4 से 5 दिन लगने वाले हैं, जिसके बाद जो है अब दालमंडी में मौजूद जो मस्जिद हैं उनकी भी बारी आएगी और उनको भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मस्जिद टूटने वाली है। 2 दिन से हथौड़ा मस्जिद के बगल वाली इमारत पर चल रहा है। आप आसमान से ली गई इन तस्वीरों से समझिए कि कार्रवाई कहां हो रही है, कहां तक जानी है और आगे क्या है। अब इस इमारत को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। इसके ठीक बगल में देखिए मस्जिद है जिसका अगला नंबर हो सकता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये चौक थाना है और ये मुख्य मार्ग जो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाता है। इस इमारत के ढहने के बाद मस्जिद तक योगी के बुलडोजर के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ बुलडोजर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये जो 2 मकाने हैं इनके वजह से जो बुलडोजर है वो अंदर आ नहीं पाएगा। इसलिए जब तक इस मकान को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक बुलडोजर जो है वो अंदर नहीं आ पाएगा। फिलहाल अभी जो हैमर्स की प्रक्रिया है, जो हैमर है और जो भी हाथ से तोड़ने वाली चीज़ें हैं, हथौड़े हैं, उनका इस्तेमाल से ये बिल्डिंग्स को गिराई जाएंगी और गिराई जाने के बाद बुलडोजर का रास्ता बनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए एक और रास्ता योगी सरकार तैयार करना चाहती है। इसीलिए दालमंडी में संकरी गली को 17 मीटर तक चौड़ा करना एक शानदार सड़क बनाने की प्लानिंग है। लेकिन इस रास्ते में आ रही यह अकेली मस्जिद नहीं है। कुल 6 मस्जिदों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। कौन कौन सी है वो मस्जिदें, ये भी देख लीजिए। मस्जिद लंगड़े हाफिज, मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बेग, मस्जिद संगे मरमर, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद निसारन, मस्जिद रंगीले शाह। एक एक करके 186 मकान और 6 की 6 मस्जिदें गिरा दी जाएंगी। यही कारण है कि दालमंडी में सालों से व्यापार कर रहे कारोबारी भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ये तो हमारा बहुत पुरानी दुकान है। कितने साल हो गए? 15 साल हो गया। अब आपका क्या नेक्स्ट पड़ाव क्या रहेगा? क्योंकि जो भाई अभी तोड़ देंगे तो कहीं और लेके जाएंगे। विकास के रास्ते में कुछ कदम उठाने जरूरी होते हैं। यही योगी सरकार दालमंडी में भी कर रही है। पहले चरण में 6 घरों पर हथौड़ा चल चुका है, अब 7वां मकान गिराया जा रहा है। इसके बाद अगला नंबर इसके बगल में मौजूद मस्जिद का ही बताया जा रहा है। प्रकाश पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। यूपी के लिए योगी का प्लान तो आपने देख लिया। अब राजधानी दिल्ली में भी योगी का प्लान 2B स्तर पर एक्टिवेट हो चुका है। ये युद्ध स्तर पर जारी होने की तैयारी, यानी अपराधियों पर बुलेट भी दागी जा रही है और भाईजान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी गरज रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली के किस इलाके में योगी के प्लान 2B का आज ट्रेलर देखने को। योगी का प्लान 2B यानी बुलेट और बुलडोजर सिर्फ यूपी में नहीं दहाड़ रहा, बल्कि उसकी गरज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई दे रही है, जिसका सबूत है दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों से सामने आई ये तस्वीर। पहली तस्वीर तुर्कमान गेट इलाके की है, जहां भाईजान के अवैध निर्माण को पीले पंजे से तहस नहस किया गया। तो वहीं ये 2 तस्वीर दिल्ली में बीते रात हुए 2 एनकाउंटर एक्शन की है। गाजीपुर में 2 वांटेड भाईजान का एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुबह के वक्त गाजीपुर के पेपर मार्केट में हाफ एनकाउंटर को अंजाम देते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस की माने तो आरोपियों की पहचान अमीन और मोहम्मद दानिश के तौर पर हुई। इन दोनों बदमाशों का ताल्लुक दिल्ली के जाफराबाद इलाके से था। दोनों के पास से 3 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक तरफ गाजीपुर का पेपर मार्केट सुबह के वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से सिहर उठा, तो वहीं गाजीपुर से 45 किलोमीटर दूर बवाना में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बुलेट एक्शन दिखाई दिया।
बवाना में 2 वांटेड बवानिया गैंग से मुठभेड़। दिल्ली की कुख्यात बवानिया गैंग जो लूट, हत्या, किडनैपिंग जैसी वारदातों को आए दिन अंजाम देती है, उसी बवानिया गैंग के शातिर बदमाशों को एनकाउंटर में लंगड़ा किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी के पास मौजूद पिस्टल भी बरामद किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बवानिया गैंग के जिस अपराधी का एनकाउंटर किया उसका नाम अंकित मान था, जो कई अपराधों में संलिप्त था। हालांकि इस एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में कहा जाता है कि अपराधियों की खैर नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी वक्त अपराध को अंजाम दे, योगी फोर्स उस तक पहुंचे। योगी फोर्स की ऐसी ही अलर्टनेस आधी रात को दिखी और सुरक्षा को लेकर ऐसा माहौल भी दिखा जहां यूपी में एक जगह आधी रात कमांडो तक उतार दिए और एक बड़ा ऑपरेशन चला, वो भी 1 नहीं बल्कि 4 घंटे तक। कहां और क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। गलियों में एनएसजी कमांडो, हाथ में राइफल, चारों तरफ से घिरा मंदिर परिसर और हर तरफ बजते सायरन। वृंदावन की जिन गलियों में बांके बिहारी के भजन गूंजते हैं, वहां अचानक सायरन गूंजे तो रात में सोए हुए लोगों के होश हो गए। उठकर बाहर देखा तो बिजली काट दी गई थी। एनएसजी की टीम मंदिर के आसपास तैनात थी। सुरक्षाकर्मी इधर उधर दौड़ रहे थे। रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में एनएसजी कमांडो हाथों में हथियार लेकर पोजीशन लिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े हमले का सामना कर रहे हों। लोगों में दहशत फैली थी कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तब जाकर पता लगा कि दरअसल यहां आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की जा रही थी। इस मॉक ड्रिल में करीब 150 से ज्यादा एनएसजी कमांडो शामिल हुए, जिसे रात 11 बजे किया गया। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ के बीच आतंकी हमले को विफल करने की तैयारी की गई। वृंदावन में हुई ये मॉक ड्रिल करीब 4 घंटे चली, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, फायर और पुलिस फोर्स ने भी हिस्सा लिया। दरअसल ये पूरी मॉक ड्रिल सीएम योगी के उस प्रण का हिस्सा है जिसमें उनके लिए सबसे ऊपर धार्मिक स्थलों की रक्षा है, और इसी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सुरक्षा तैयारियों को जांचा गया। बांके बिहारी मंदिर में वैसे भी लाखों श्रद्धालु हर दिन दर्शन करने आते हैं। ऐसे में तैयारी पुख्ता रहे, इसलिए इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। योगी के सुरक्षा मिशन में मंदिर तो अहम है ही, लेकिन उसके अलावा सूबे के हर हिस्से का नागरिक सुरक्षित हो, इसके लिए योगी फोर्स सड़कों पर उतरी हुई है। सोना, चांदी और गहने हर महिला के लिए खास होते हैं, चाहे वो कोई हो, किसी धर्म की हो, किसी भी उम्र की हो। लेकिन बिहार में मुस्लिम महिलाओं ने सोने और चांदी के लिए अपने इस प्यार की कुर्बानी दे दी और ऐलान कर दिया है कि उनके लिए गोल्ड नहीं बल्कि बुर्का जरूरी है। आखिर क्यों छिड़ी है बिहार में सोना, चांदी और बुर्का की ये बहस, आप खुद जान लीजिए इस रिपोर्ट। निकाब पहन के जाएंगे तो वहाँ पर कहेगा कि आप उतार के आइए अंदर, नहीं जाएंगे, नहीं लेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो पर्स में सोने का जेवर रख लेते हैं। नहीं लेंगे सौदा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। सारे ये है दुकान, वहाँ से ले जाएगा। सोना चांदी नहीं पहनेंगे लेकिन बुर्का नहीं हटाएंगे। सोना खरीदना किसे पसंद नहीं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि वो गहना नहीं खरीदेंगी। मोहतरमा के इस विरोध की वजह है बिहार में लागू एक नियम। इस फैसले के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में बुर्के में ख्वातीन दुकानों में चोरी करते हुए दिख रही हैं। जगह अलग अलग है, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी एक है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए बिहार के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि इस फैसले के तहत बिहार की किसी भी दुकान में अब बुर्का, हिजाब, घूंघट, मास्क या हेलमेट पहनकर आने वाले ग्राहकों को एंट्री नहीं मिलेगी। इस फैसले के पीछे वजह बताई गई है सुरक्षा, जिससे चोरी की स्थिति में अपराधी का चेहरा पहचाना जा सके। ज्वेलर्स एसोसिएशन का यह फैसला आज से पूरे बिहार में लागू हो गया। भले ही फैसले में जिक्र घूंघट का भी है, लेकिन परेशानी सिर्फ बुर्का नशीं महिलाओं को हो रही है, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं, और अगर थोपा गया तो वो सोना चांदी खरीदना ही बंद कर देंगी। तो पहनेंगे, हम तो इस्लाम को धर्म मानते हैं, उनकी उम्मत पे चलेंगे। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। सारे ये है दुकान, वहाँ से ले जाएगा। और वो नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ा है कि बिना आदमी खाए पिए नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ये होगा करेगा, वहाँ से लिया जाएगा। वो तो बस एक मुद्दा बना रहे ना, नकाब बस हटाने के लिए, कैसे भी नकाब हट जाए ये लोग का। बुर्के के खिलाफ है ये लोग, बिल्कुल।
ठंड से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा। सर्द हवा की वजह से हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन योगी फोर्स के हाथों से पीतल निकलने की रफ्तार बढ़ गई है, जो सीधे जाकर उत्तर प्रदेश के अपराधियों की टांगों को छेद रही है। नए साल पर योगी की पुलिस का स्ट्रेचर मॉडल सामने आया, जहां अपराधी अब व्हील चेयर पर नहीं, स्ट्रेचर पर पड़े पड़े योगी फोर्स से माफी मांगते दिख रहे हैं। ऐसे हो सकता है जिस गाय को हम माता मानते हैं, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या नाम है? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप गौ कसी को छूट देंगे क्या? स्ट्रेचर पर लेटे इन आरोपियों का अपराध सुनेंगे तो खून खौल उठेगा। ये दोनों गौ माता के हत्यारे हैं। एक का नाम इखलाक है, दूसरे का नाम अलाउद्दीन। इनके हाथों में कुछ समय पहले तक छुरा था और इनके निशाने पर बेजुबान गाय थी। लंबे वक्त से ये गौकशी करते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा। अब योगी फोर्स ने इनका क्या हश्र कर दिया, देखिए। इनकी लंगड़ी चाल इनके किए की सजा है। अभी अस्पताल में घायल पड़े हैं, योगी फोर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। खाकी वर्दी का खौफ इनमें ऐसा भर गया कि पैर छू रहे हैं। यूपी पुलिस की इन गौ तस्करों से संत कबीर नगर में मुठभेड़ हुई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये लोग एक बगीचे में गौकशी कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों ने मिलकर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी गोली चलाई। इखलाक और अलाउद्दीन दोनों लंगड़े हो गए। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, चाकू और गौकशी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। 2 अभियुक्त पुलिस पे फायरिंग करते हुए घायल हुए। मौके से सामान मिला है। तीनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए। उनके लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक ऐसा ही एनकाउंटर यूपी के औरैया पुलिस ने किया। वहां भी एक गौ तस्कर का बुरा समय आया। इसका नाम है मुबारक अली उर्फ राजा। मुठभेड़ में मुबारक के बाएं पैर में गोली लगी है। अभी तक गौ तस्करी करने वाला मुबारक अब चलने लायक नहीं बचा। लंगड़ाते मुबारक पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पुलिस को इसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस मिला। संदेश साफ है कि गौ तस्कर किसी भी हाल में योगी के प्रदेश में बख्शे नहीं जाएंगे। जो गौ माता की तरफ नजर उठाएगा उसे लंगड़ा कर दिया जाएगा। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है जो बदमाश अब यूपी में अपराध करने से डरने लगे हैं। और जो रफ्तार योगी की बुलेट ने 2026 की शुरुआत में पकड़ी है, वो 8 दिन बीत जाने के बाद भी यही बता रही है कि 357 दिन भी यूं ही पीतल ठोकता रहेगा। हापुड़, शामली, गाजियाबाद और इटावा में हुए अपराधियों के हाफ एनकाउंटर यही बता रहे हैं। हापुड़ में पुलिस ने टिम्बल नाम के अपराधी का एनकाउंटर किया है। ये बेहद शातिर किस्म का अपराधी है। इस पर मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ समेत कई जिलों में चोरी और आर्म्स एक्ट के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह इटावा में भी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। शामली में पुरानी रंजिश के कारण एक महिला और युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाला बदमाश लंगड़ा हुआ है। तो गाजियाबाद में भी चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले को योगी फोर्स ने पीतल का स्वाद चखा दिया है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग, पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। साफ है कि 2026 में पत्थर फेंकने वाले भी योगी फोर्स की बुलेट को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्रण यूपी पुलिस ने लिया है उसके परिणाम साल की शुरुआत में ही दिखाई देने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी तक मस्जिद के नाम पर भाईजान जंगल, सड़क और जमीन पर कब्जा करते आए हैं, लेकिन अब तो मस्जिद के लिए कब्रिस्तान की जमीन तक पर कब्जा हो रहा है। मतलब अंतिम संस्कार की जमीन पर भी भाईजान कब्जा करके मस्जिद खड़ी कर दे रहे हैं। लेकिन यूपी में योगी का बुलडोजर हर कब्जे को रौंदने के लिए तैयार बैठा है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाई तो बुलडोजर आया। सड़क किनारे कब्जा कर मजार बनाई तो बुलडोजर आया। जंगल में घुसकर मस्जिद बनाई तो बुलडोजर आया। अब कब्रिस्तान कब्जा कर मस्जिद बना रहे हैं तो भी बुलडोजर आएगा। इस्लाम में मान्यता है कि मस्जिद या मजार किसी कब्जे वाली जमीन पर नहीं बनाई जानी चाहिए, लेकिन भाईजान ने ये मस्जिद जमीन कब्जा कर बनाई है।
और वो भी कब्रिस्तान की जमीन पर। दादा फखरुद्दीन शाह चिश्ती की इस दरगाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब इस दरगाह के पास सिर्फ 14 दिनों की मोहलत बची है। 15वें दिन यहाँ बुलडोजर की एंट्री हो जाएगी। संभल के इस मस्जिद की नींव ही अवैध है। इस जगह पर मस्जिद नहीं कब्रिस्तान होना था, क्योंकि प्रशासन ने इस जगह को मुस्लिमों को कब्रिस्तान बनाने के लिए दिया था। लेकिन कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बना दी गई। सरकारी दस्तावेजों में भी मस्जिद की ये जमीन कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। सरकारी नियम कहता है कि कब्रिस्तान की भूमि को सिर्फ कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब भाईजान ने कब्जे वाला खेल खेला है तो बुलडोजर उस खेल को खराब करने के लिए आ सकता है। संभल प्रशासन ने मस्जिद की जांच के बाद अब कमेटी को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 2 हफ्ते में मस्जिद ने कब्रिस्तान को उसकी जमीन नहीं सौंपी तो फिर बुलडोजर को कोई रोक नहीं पाएगा। 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। मार्केट लगना बंद कर देंगे और 15 दिन में इसको हटा लेंगे। इसमें मजार है और मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद हटाने के लिए कहा है जी, और मजार को जी। 15 दिन के बाद अगर नहीं हटाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? फिर नोटिस देंगे, फिर जैसी विधिक कार्रवाई होती है उस तरह से होगा। सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि यूपी के एक और जिले में कब्रिस्तान वाली जमीन पर मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही थी। मस्जिद की नींव तैयार करने के लिए नपाई भी कर ली गई थी। कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने की कोशिश यूपी के लखीमपुर में की जा रही थी। यहाँ पहले से एक मस्जिद थी, फिर भी खाली जमीन पर नई मस्जिद बनाई जानी थी। और ऐसा करने वाले भाईजान नहीं बल्कि एक स्थानीय हिंदू नेता थे और इनके पीछे उनकी मंशा थी कि मस्जिद के नाम पर उसे मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा। लेकिन वोट वाली मंशा धरी की धरी रह गई। मुस्लिम लोगों से साठगांठ करके अपने चुनावी लाभ लेने के लिए एक नई मस्जिद का निर्माण कराना चाह रहे थे। उसमें निर्माण कार्य शुरू भी हो गया था। कब्जा तो कब्जा होता है, किसी हाल में जायज नहीं कहा जा सकता। खुद भाईजान भी मान रहे हैं कि अवैध कब्जा कर मस्जिद या दरगाह बनाना इस्लाम भी जायज नहीं मानता। जगह पेपर के हिसाब से कब्रिस्तान की है तो वो कब्रिस्तान की भी रहनी चाहिए। और जो गलत बना हुआ वो तो गलत है ही गलत है। और वाकई में है, चाहे वो कब्रिस्तान पर हो या मस्जिद को हो या मदरसे को, जो काम अनलीगल है वो अनलीगल। लखीमपुर खीरी में कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद तो खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन संभल में बरसों से कब्रिस्तान की जगह मस्जिद ने घेर रखी है। अब सवाल है कि क्या मुस्लिमों के हक के लिए ही सही भाईजान खुद ही मस्जिद का अवैध कब्जा खत्म करेंगे, वरना योगी का बुलडोजर तो है ही। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या पुतिन किसी भी वक्त परमाणु ट्रिगर दबा सकते हैं? क्यों वो अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है पुतिन की ताजा न्यूक्लियर वार्निंग, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने एटमी हथियारों की ताकत बताई है, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप और अमेरिका को भी हद में रहने की हिदायत दी है। आखिर क्यों? देखिए इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। ये चेतावनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे अमेरिका को दी है। ये वार्निंग एंग्री पुतिन ने पूरे यूरोप को दे दी है। वो ये कि अगर अमेरिका और यूरोप हद में नहीं रहे, अगर यूक्रेन मसले में इनकी दखलंदाजी यूं ही जारी रही, तो फिर पुतिन अपने विनाशक हथियारों से सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में बारूदी विनाश ला सकते हैं। तो क्या यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है? क्या यूरोपीय देशों पर एटमी अटैक हो सकता है? क्या रूस का प्राइम टारगेट सुपर पावर अमेरिका भी है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या पुतिन परमाणु ट्रिगर किसी भी वक्त दबा सकते हैं? साल 2026 में पहली बार पुतिन ने न सिर्फ अपने एटमी हथियारों का जिक्र किया है, बल्कि दुनिया को भी ये बता दिया कि रूस के एटमी हथियारों का जखीरा अमेरिका के परमाणु बमों से 4 गुना ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी है। अब सवाल यह है कि पुतिन का वो कौन सा हथियार है जो अपने एक प्रहार से एटमी भूचाल ला सकता है? तो वो है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है। इसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बम के नाम से जानती है। ये एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई भी साथ नहीं। यकीन मानिए, जार बम का एक बार किसी भी मुल्क का वजूद खत्म कर सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो धरती कांप उठेगी, समंदर थर्रा जाएगा, सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई देगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बम है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बम क्यों कहा जाता है। जार बम 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी है।
ये विध्वंसक 26 फीट लंबा और उसका व्यास 7 फीट है। जार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। इसके धमाके में मशरूम क्लाउड 40 मील ऊंचाई तक जाता है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो 15 किलोटन का था, लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशकारी। और अगर अमेरिका यूरोप ने पुतिन को उकसाना बंद नहीं किया तो मुमकिन है एंग्री पुतिन अपने विनाशकारी जार बम से धरती के किसी भी कोने में महाप्रलय ला सकते हैं। आपके जहन में यह भी सवाल कौंध रहा होगा कि अचानक पुतिन का माथा क्यों ठनका है, आखिर क्यों वो एटमी विनाशकों का जिक्र कर रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह है अटलांटिक महासागर में रूसी टैंक्स पर यूएस नेवी का कब्जा, जिसके बाद पुतिन भड़के हुए हैं और सीधे अमेरिका और यूरोप को वार्निंग दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।